हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसव कल्याण अवाम की आवाज़। बाई इलेक्शन बसव कल्याण का 17 अप्रैल को पोलिंग हो चुकी है। उसके इंतज़ार में 15 दिन का इंतज़ार दिया गया तमाम कैंडिडेट को, जो उनके लिए दुश्वार भी होगा। तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, किसको कितने वोट मिले। 6 जेडपी सर्कल हैं। अगर हम बात करें बसव कल्याण बाई इलेक्शन की, तो जेडीएस का टिकट मिला था माइनॉरिटीज़ की तरफ से जनाब यसरब अली खादरी साहब को। यसरब अली खादरी साहब को जो टिकट मिला, बसव कल्याण में 30 साल के बाद किसी मेजर पार्टी ने अपना कैंडिडेट एक मुस्लिम को बताया था। तो जेडीएस का टिकट मिला। फिर कुमारस्वामी जेडीएस की तरफ से 6 दिन की कैंपेनिंग के लिए भी आए। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने माला बी नारायण राव को टिकट दिया, जो बी नारायण राव की बीवी हैं। उनके निधन के बाद ये बाई इलेक्शन हुआ, जिनका टिकट जो हकदार था, कांग्रेस का कहना था कि हकदार माला मैडम ही, उनको टिकट मिला, जबकि विजय सिंह साहब टिकट ले की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में बड़ा घमासान रहा। घमासान इस तरह से रहा कि बीजेपी में 16-17 कैंडिडेट थे जो अपने आप को हकदार मान रहे थे टिकट का। बड़े ही सबसे लेट टिकट अनाउंस हुआ। उसके बाद बड़ी मुश्किलों परेशानियों के बाद बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, शरणू सलगर को, जिसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज़ाद से अपना नॉमिनेशन भरा और बीजेपी को डैमेज करने की पूरी कोशिश की। अब देखना यह होगा कि बीजेपी कहां पहुंची। उसके बाद बात करते हैं एमआईएम की। तो एमआईएम का टिकट बसव कल्याण में पहली मर्तबा दिया गया और पूरे कर्नाटका स्टेट में एमआईएम अपनी पहली सीट पर इलेक्शन लड़ रही है। 3 एमएलए आए हैदराबाद से। उसके बाद एमपी खुद उनके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 6 अप्रैल को यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग की। उसका असर कितना हुआ वो भी देखना होगा। और एमआईएम का टिकट दिया गया बाबा चौधरी साहब को। और अगर खोबा साहब की बात करें, तो खोबा ने स्वाभिमान के नाम, बसव कल्याण स्वाभिमान के नाम से एक पार्टी बनाई और खुद उसमें कैंडिडेट बन के खड़े हो गए। और इन्होंने पूरी कोशिश की कि बीजेपी को जितना डैमेज किया जा सकता है उतना डैमेज किया जाए। और उन्होंने पूरे अपनी कैंपेनिंग में सिर्फ शरणू सलगर को डैमेज किया और उनका वोट बैंक खाने की कोशिश की। फिर अदर्स की अगर बात करें, तो अदर्स में कई कैंडिडेट थे आज़ाद के तौर पे ठहरे हुए थे। तो देखेंगे कौन कितने वोट ले रहा है। ये हमारा जो एग्जिट पोल रहेगा, ये पूरे पोलिंग बूथ का सर्वे करने के बाद पूरे 6 जेडपी सर्कल जितने पोलिंग बूथ हैं, 256 या जितने भी, तमाम पोलिंग बूथ का सर्वे करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। और ये हमारा सर्वे, हम ये नहीं कह रहे कि यही सच है, ये हमारा मास मीडिया का अपना रुझान है। लोगों से बात करने के बाद, वोटर्स से बात करने के बाद, पोलिंग बूथ का सर्वे करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस तरह का एग्जिट पोल हो सकता है। आइए देखते हैं एग्जिट पोल। सबसे पहले बात करते हैं जेडीएस की। तो जेडीएस जिस तरह से आप देख सकते हैं, जेडीएस यहां पर पहुंची है। हम मिनिमम और मैक्सिमम का चार्ट बनाया हुआ है हमने। आप देख सकते हैं कि जेडीएस जो वोट लेगी, मिनिमम जेडीएस वोट ले सकती है 11,800 और मैक्सिमम जेडीएस वोट लेगी 16,500। अब जिस तरह के यहाँ पे ग्राफ चार्ट में देख सकते हैं कि 10,000 के मार्जिन के साथ यहाँ पर बना हुआ है। 0 से लेकर 10,000, 20,000, 30,000, 70,000 तक का मार्जिन है। तो जेडीएस जा रही है मिनिमम। ये जो रेड आपको दिख रहा है, ये मिनिमम का परसेंटेज है, और ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये मैक्सिमम का परसेंटेज है। तो मिनिमम जेडीएस वोट ले रही है 11,800 और मैक्सिमम वोट ले रही है 16,500। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जिस तरह का रुझान हमें नजर आया है, बीजेड जमीर अहमद खान का लगातार यहाँ पे कैंपेनिंग करना, मुस्लिम एमएलए को, तमाम कर्नाटक के जितने मुस्लिम एमएलए थे, रिजवान अरशद, बीजेड जमीर अहमद खान, कनीस फातिमा, फिर रहीम खान, तमाम लोग यहाँ पे बसवा कल्याण में आए थे मुस्लिम वोट बैंक को लेने के लिए। क्योंकि जेडीएस ने अपना कैंडिडेट एक मुस्लिम को दिया, उस वजह से कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी अच्छी चली, जिसका शायद उन्हें फायदा भी होगा कि मुस्लिम के एमएलए को उन्होंने यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए छोड़ा। फिर हर जेडपी सर्कल में 2 एमएलए और 1 एमएलसी को उन्होंने यहाँ पे छोड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी फायदा हुआ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके रेड ये जो नज़र आ रहा है आपको कांग्रेस का, ये मिनिमम का परसेंटेज है। जो परसेंटेज जाता है 54,300 से लेकर 61,200 तक। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो ये रेड है, ये मिनिमम का परसेंटेज बता रहा है। ये जा रहा है 54,300 से लेकर 61,300 तक, 61,200 तक जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, ग्रीन जो होगा ये मैक्सिमम का परसेंटेज होगा, रेड जो होगा ये मिनिमम का परसेंटेज होगा। उसके बाद बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी की अगर हम बात करें, तो बीजेपी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफ़ी डैमेज किया है, जिसकी वजह से बीजेपी को खामियां भुगतना पड़ सकता है। अगर बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी का जो आप देख सकते हैं कि जो रेड वाला परसेंटेज है बीजेपी का, ये जा रहा है 51,900 तक, और मैक्सिमम वाला परसेंटेज जो ग्रीन में नजर आ रहा है आपको, ये जाएगा 56,900 तक। 51,900 से 56,900 के बीच में बीजेपी वोट ले सकती है। बीजेपी, जबकि होना ये चाहिए था कि बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आए। बीजेपी इस इलेक्शन को वन साइड जीत सकती थी, मगर शरणू सलगर की तरफ से गलती ये हुई कि उन्होंने लोकल कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो लोकल बॉडी थी, लोकल हमारा कोई रुझान, हमको एक सीक्रेट
ये हमारे पास रुझानात आ रहे थे कि शरणु सलगर लोकल बॉडी को नेगलेक्ट कर रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को नेगलेक्ट कर रहे हैं, नए लोगों को उन्होंने मार्केट में उतारा, नए लोगों को फील्ड पे उतारा, जिसकी वजह से वो सेकंड नंबर पर आ सकते हैं, जैसा कि आप हमारे चार्ट में देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एमआईएम की। एमआईएम का टिकट मिला था बाबा चौधरी साहब को, तो आप देख सकते हैं कि जो रेड वाला पोर्शन जा रहा है एमआईएम का, ये मिनिमम एमआईएम हमारे हिसाब से वोट ले सकती है 1900 मिनिमम वोट ले सकती है। और ये जो ग्रीन वाला आप देख सकते हैं ये वोट जाता है 8000 तक। तो मास मीडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एमआईएम वोट ले सकती है मिनिमम 1900 से लेकर 8000 के दरमियान वोट ले सकती है। और एमआईएम की तरफ से गलती ये हुई कि उन्होंने स्ट्रैटेजी ठीक से नहीं बनाई, उन्होंने कैंपेनिंग ठीक से नहीं की, उनके आपसी अख्तलाफात सामने आए पब्लिक के। उसके बाद जिस तरह की कैंपेनिंग हाईकमान से आनी चाहिए थी उस तरह से नहीं आई। सिर्फ एक बार असदुद्दीन अवैसी साहब आए, 3 एमएलए आए, कोई कॉरपोरेटर नहीं आया, जबकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई एमएलओ को लाएंगे, इम्तियाज़ जलील साहब को लाएंगे, बहुत सारों को लाएंगे, फिर कॉरपोरेटर्स आएंगे। उस तरह का नहीं हुआ। हो सकता है एमआईएम ने आखिरी में अपनी हिम्मत छोड़ दी थी। और अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खोबा की, तो मल्लिकार्जुन खोबा की अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खोबा को टिकट ना मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खोबा ने बगावत के तौर पे बीजेपी के सामने अपना नॉमिनेशन भरा था आज़ाद से बसवा कल्याण स्वाभिमान के नाम से। और वो पूरी तरह से टारगेट कर रहे थे बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। ना उनका इरादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का था, ना जेडीएस को, और ना ही अदर्स को, ना एमआईएम को। उनका पूरा सारा का सारा फोकस बीजेपी की तरफ था। वो हो सकता है इसलिए क्योंकि बीजेपी अगर ये बाई इलेक्शन हार जाती है तो 23 में मल्लिकार्जुन खोबा बीजेपी के कैंडिडेट बन सकते हैं। क्योंकि अगर बीजेपी बाई इलेक्शन जीतेगी तो मल्लिकार्जुन खोबा का पॉलिटिकल करियर खतरे में आ सकता है। तो अगर आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खोबा की अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खोबा का जो मिनिमम परसेंटेज जा रहा है ये रेड वाला, तो ये जाएगा 17,345 तक। मास मीडिया के सर्वे के मुताबिक मल्लिकार्जुन खोबा मिनिमम जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खोबा का, ये मिनिमम जाएगा 17,345 वोट तक। और अगर ये ग्रीन वाला मल्लिकार्जुन खोबा का पोर्शन देखें हम ग्राफ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 21,546 तक। इस तरह से मल्लिकार्जुन खोबा जितने वोट लेंगे वो बीजेपी को डैमेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर बीजेपी हार जाती है तो उसके सारी का सारा सहरा जाएगा मल्लिकार्जुन खोबा के सर। और अगर बात करें अदर्स की, तो आप देख सकते हैं अदर्स की, और अगर हम बात करें अदर्स की तो आप देख सकते हैं हमने 2 पोर्शन दिए अदर्स को, ग्रीन वाला है रेड वाला। ग्रीन वाला जो रहेगा वो मैक्सिमम का रहेगा, रेड वाला मिनिमम का रहेगा। मिनिमम जो अदर्स वोट लेंगे अदर पार्टी से कह लीजिए, आज़ाद से कह लीजिए, बहुत सारे लोग ठहरे थे, तो अदर्स में जो जाएगा मिनिमम वोट 2700 लेंगे अदर्स तमाम पार्टी वाले मिलकर। या फिर मैक्सिमम का पोर्शन जो ग्रीन वाला ये जाएगा 3400 तक, उससे ज़्यादा वोट नहीं लेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं हमने हमारे ग्राफ आपके सामने है कि किस तरह से कौन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, कौन फर्स्ट। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस इस इलेक्शन को जीत रही है और बीजेपी सेकंड नंबर पर आ रही है। कांग्रेस अगर इलेक्शन को जीत भी जाती है तो जो मैक्सिमम मार्जिन रहेगा वो रहेगा 5 से 6 हज़ार का। उससे ज़्यादा मार्जिन लेकर कांग्रेस नहीं जीत सकती, क्योंकि बीजेपी के कई मिनिस्टर्स, बीजेपी के कई एमएलए, कई लोग बसवा कल्याण में आकर कैंपेनिंग कर चुके हैं और बसवा कल्याण में शरणु सलगर को जिताने की कोशिश कर चुके हैं, जिसका अच्छा खासा फायदा बीजेपी को होगा। मगर नुकसान ये होगा बीजेपी को कि बीजेपी ने जिस तरह की कैंपेनिंग करनी थी उस तरह की नहीं की। उस तरह से पहले अगर हम सीरियल वाइज अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर कांग्रेस रहेगी इस इलेक्शन में, दूसरे नंबर पर बीजेपी रहेगी, तीसरे नंबर पर खोबा मल्लिकार्जुन खोबा रहेंगे, चौथे नंबर पर जेडीएस रहेगी, 5वें नंबर पर एमआईएम रहेगी और आखिरी में अदर्स रहेंगे। तो इस तरह का बाई इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है। ये रिजल्ट हमने 256 या जितने भी पोलिंग बूथ हैं बसवा कल्याण ताल्लुके के, उसका सर्वे करके हमने आपको बताया है। तो इस तरह का रिजल्ट आ सकता है, इससे अलग भी आ सकता है। अलग भी आएगा तो सिर्फ फर्क इतना ही आएगा, जेडीएस की पोजीशन नहीं हिलेगी, मल्लिकार्जुन खोबा की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, एमआईएम की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अगर पोजीशन चेंज होगी तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस ये इलेक्शन 5 से 6 हज़ार के वोट से जीत रही है, उससे ज़्यादा वोट से शायद ना जीते। और अगर बीजेपी इस इलेक्शन को जीत जाती है तो वो भी मार्जिन 5 से 6 हज़ार का ही रहेगा, सिर्फ पोजीशन बदलेगी। अगर ये हमारा एग्जिट पोल अगर चेंज हो जाता है रिजल्ट के दिन तो बीजेपी ही फर्स्ट पोजीशन पे आएगी, कांग्रेस सेकंड पे। अगर यही हमारा एग्जिट पोल सच साबित होता है तो फर्स्ट पे कांग्रेस रहेगी, सेकंड पे शरणु सलगर रहेंगे। और अगर बीजेपी हार जाती है तो मल्लिकार्जुन खोबा के लिए 2023 का रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर बीजेपी जीत जाती है इलेक्शन में तो मल्लिकार्जुन खोबा के लिए सफ़र बड़ा ही मुश्किल होने वाला है कि वो आगे क्या फैसला करते हैं। अब देखना यह होगा कि जेडीएस इस इलेक्शन में ज़्यादा वोट ले नहीं रही है, 20,000 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है, तो क्या अगली बार जेडीएस अपना कैंडिडेट फिर से मुस्लिम को देगी अपना टिकट या फिर किसी और को लाएगी। फिर एमआईएम का क्या रुझान रहेगा 2023 में। और ये इलेक्शन में जो एमआईएम का प्रदर्शन रहेगा, जो परफॉर्मेंस रहेगी, इसका सारा का सारा असर गुलबर्गा की नॉर्थ सीट पर पड़ेगा जो इलियास बागवान साहब लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल भी
यहाँ पर MIM की परफॉर्मेंस से बिल्कुल इलियास सेठ बागवान की सीट पे असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों का रुझान बदल जाएगा। तो ये था हमारा मास मीडिया की तरफ से रुझान, एग्जिट पोल। तो आप इस एग्जिट पोल को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं एग्जिट पोल के बारे में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण नौवाम की आवाज़।